हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पीवीबी बेस्ड एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज करने वाले हैं। तो इसमें सारे ही लगभग यूनिट्स कवर करने की कोशिश करी गई है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और केस स्टडीज करेंगे, क्योंकि केस स्टडीज बेस्ड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियसली भी देखने को मिले हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे सभी अपलोडेड वीडियोस का। इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। सो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो फर्स्ट हमारा केस है, रीड करते हैं हम लोग फर्स्ट केस। सो मिस्टर राम शर्मा होल्ड्स अ सेविंग अकाउंट with ABC Bank. On 10th August 2025, he received SMS alerts showing unauthorized transactions of rupees 50,000 made using his net banking credentials. He informed the bank on 16th August 2025. An internal investigation revealed that the fraud occurred due to third-party breach. Answer the questions 1 to 3 based on the liability of customer in case of unauthorized electronic transaction. तो ये हमारी केस स्टडी है जो कि बेस्ड ऑन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वेयर द केस इज रिलेटेड टू थर्ड पार्टी ब्रीच अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ 50,000 हैज हैपेंड। और ये जो राम शर्मा को नोटिफिकेशन आया था, जो भी उसके अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ था 10th अगस्त को, और उसने रिपोर्टिंग करी थी 16th अगस्त को। तो ये मेन पॉइंट्स है ऑन इन दिस केस। अब हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ कस्टमर एज पर द अबव केस। अब हम लोग को लायबिलिटी पता करनी है, कितनी मैक्सिमम लायबिलिटी। उसमें दो तीन चीजें देखनी पड़ती है कि पहले तो जो फ्रॉड है वो किस वजह से हुआ है, क्या वो बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है कि वो कस्टमर के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और वेदर इट इज अ थर्ड पार्टी ब्रीच। अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो कस्टमर की हमेशा ही जीरो लायबिलिटी रहती है, और कस्टमर इसको चाहे रिपोर्ट करे ना करे, कितने भी दिन में रिपोर्ट करे, इन्फॉर्म करे नहीं करे, उसको जो बैंक की होगी वो फुल लायबिलिटी होगी, फुल कंपनसेशन कस्टमर को देना पड़ेगा अगर बैंक के एम्प्लॉय ने ही कोई फ्रॉड किया या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कस्टमर को कोई भी लॉस हुआ। तो उस केस में जब बैंक की नेग्लिजेंस है, ये सब नेग्लिजेंस के केसेस, तो कस्टमर की हमेशा जीरो लायबिलिटी होगी वेदर ही रिपोर्ट्स इट टू द बैंक और नॉट। सेकंड केस होता है जब कस्टमर की खुद की नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस की वजह से कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कस्टमर ने खुद से ओटीपी वगैरह शेयर कर दिया, अपना पासवर्ड शेयर कर दिया, तो उस केस में कस्टमर की लायबिलिटी होती है टिल ही रिपोर्ट्स द बैंक। मतलब अगर मान लीजिए उसने ओटीपी शेयर किया और उसकी वजह से उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो गए, तो वो 1 लाख का लॉस जो है वो पूरा कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। बट आफ्टर रिपोर्टिंग ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कस्टमर के अकाउंट में होल्ड लगा दे और फर्दर उसमें से कोई ट्रांजेक्शन ना हो। तो रिपोर्टिंग के बाद भी अगर कंटिन्यूड फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक की लायबिलिटी आएगी। अदरवाइज जब तक रिपोर्ट नहीं किया है और कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है तो कस्टमर की full liability है till he reports the bank. After he has reported the bank, the liability shifts to the bank. Okay? और थर्ड केस होता है इन टाइप के केसेस में थर्ड पार्टी ब्रीच, जहां पे उसका ऑटोमेटिकली सब कॉम्प्रोमाइज हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, जिसकी वजह से कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, जहां पे ना बैंक की कोई गलती थी और ना ही कस्टमर की। तो उस केसेस में कई सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर कस्टमर विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग दिस नोटिफिकेशन की उसके यहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ, अगर 3 दिन के अंदर में वो रिपोर्ट कर देता है तो उसकी जीरो लायबिलिटी होती है। अगर वो नेक्स्ट 4 to 7 डेज में रिपोर्ट करता है तो उसकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट विच वाज एक्चुअली इन्वॉल्व। जितने का एक्चुअली उसका कटा उतना या तो उसकी लायबिलिटी बनेगी, या फिर अमाउंट्स हैं गिवन इन द टेबल। पूरी एक टेबल है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट ही इज मेंटेनिंग इन द बैंक, उसकी लायबिलिटी उसके हिसाब से डिटरमाइन होती है। एंड आफ्टर 7 डेज बैंक्स की जो भी अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसके हिसाब से कस्टमर की लायबिलिटी फिक्स होती है। तो ये अलग अलग केसेस हैं जो पहले तो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम लायबिलिटी पूछे जहां पर एक तो थर्ड पार्टी ब्रीच थी और कस्टमर ने कब इन्फॉर्म किया, 10th अगस्त को हुआ फ्रॉड, उसको एसएमएस आया, बट उसने इन्फॉर्म 6 दिन बाद किया, 16th को किया।
तो उस केस में हमारा ये 4 to 7 डेज वाला केस बन गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप का अकाउंट है, उसके हिसाब से उसकी लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। तो इसमें सिंपली लिखा है ही होल्ड्स अ सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है और ट्रांजेक्शन हुआ 50,000, तो उसमें टेबल के हिसाब से उसकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है दैट इज 10,000। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर इसका अकाउंट होता BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक, तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी होती अप टू 5,000। वैसे ही उसमें और केसेस हैं कि अगर वो CCOD अकाउंट्स है MSCs का, तो मैक्सिमम लायबिलिटी अगेन 10,000 है। CCOD अकाउंट्स है अदर इंडिविजुअल्स एंटिटीज का, जहाँ पे लिमिट अप टू 25 lakhs, तो 10,000 है, अदरवाइज 25,000 है। तो वो टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, उस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है तो मैक्सिमम लायबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट दैट हैज एक्चुअली हैपेंड और ₹10,000 विच एवर इज लेस। तो लेस क्या होगा 10,000, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कस्टमर हैड इन्फॉर्म द बैंक अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन 11th August, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ कस्टमर। अगेन केस थर्ड पार्टी ब्रीच पे और 10th August को उसको नोटिफिकेशन मिला, उसके यहाँ से फ्रॉड हुआ और उसने एक दिन बाद ही अगर कर दिया बैंक को रिपोर्ट, तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी 0 बनेगी, जो हमने देखा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि विद इन 3 वर्किंग डेज के अंदर में वो रिपोर्ट करता है। इन केस ऑफ थर्ड पार्टी ब्रीच, कस्टमर हैज 0 लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI mandates bank to credit the customer account within dash of receiving the complaint in case of unauthorized electronic transaction and complete the investigation within dash। ऑप्शन है 30 days and 90 days, ऑप्शन बी 10 days and 60 days, ऑप्शन सी 10 days and 90 days, ऑप्शन डी 20 days and 60 days। तो ये एक्चुअली RBI का रूल है कि इस तरीके से कंप्लेन आती है अनऑथराइज ट्रांजेक्शन की, शुड बी क्रेडिटेड विद इन 10 days of receiving the complaint and the full investigation should be completed within 90 days। So right answer is option C। Okay, सो ये हमारा फर्स्ट केस था बेस्ड ऑन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, जो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। मेसर शक्ति प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। द कंपनी हैज अप्लाइड टू XYZ बैंक फॉर अ वर्किंग कैपिटल लिमिट। द डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 is available. Operating expenses given are 900 lakhs. Annual sales given is 1,200 lakhs. Then average raw material holding period given is 2 months. Finished goods holding period is 1.5 months. Debtor collection period is 1.5 months. Creditor payment period is 1 month. Current assets given are ₹250 lakhs। तो ये सारा डेटा हमें दिया है मेसर शक्ति के बारे में, ओके, जो कि मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की। नाउ द बैंक इज टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड and also compare it with the turnover method. Projected turnover to grow by 10%. Answer the questions 4 to 6 based on the data given। तो ये सारा डेटा हमें दिया है मेसर शक्ति का। अब इसके ऊपर हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ऑफ द कंपनी। सो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे निकालेंगे, और उसका पूरा ऑपरेटिंग साइकिल कैश से कैश कन्वर्ट होना, यानी आपके पास कैश है कंपनी के पास, उससे उसने रॉ मटेरियल परचेज करे, प्रोसेसिंग किया, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको सेल किया, क्रेडिट में डेटर्स कुछ दिनों बाद पैसा दे रहे हैं, तो फिर वापस कैश से कैश कन्वर्ट होना, वो पूरी एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, विच इज इक्वल टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोसेस होल्डिंग पीरियड, जो अगर दिया हो तो, अदरवाइज नहीं दिया हो तो फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, प्लस डेटर से जितने दिन में पैसा आ रहा है माइनस हम लोग जितने दिन में क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं। तो ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल पूरी, कैश से कैश में कन्वर्जन जितने टाइम पीरियड में होता है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है 2 मंथ्स का, फिनिश्ड गुड्स 1.5 मंथ्स, डेटर कलेक्शन पीरियड 1.5 और क्रेडिटर को पेमेंट 1 मंथ में कर रहे हैं। तो 2 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स माइनस 1 मंथ, जो कि क्रेडिटर को पेमेंट करने में 1 महीने का समय लगता है। सो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल हो गया हमारा 4 मंथ्स का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 4 मंथ्स। इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड्स।
ऑप्शन है 300 lakhs, 240 lakhs, 360 lakhs, 400 lakhs। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से कैसे निकालते हैं? सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर एनम। हो सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह पूरा दे दिए, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या स्टॉक कंज्यूम्ड, इस तरीके से तो वो कंसीडर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ईयर। सो अभी हमने जस्ट निकाला था कि हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम पीरियड का था। एक साइकिल हमारा 4 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा था। 4 महीने लगते हैं एक कंपनी को, इस कंपनी को कैश से कैश में कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल खरीद के प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स करके डेटर को बेच के उनसे पैसे लेने में पूरे 4 महीने लगते हैं। तो अगर एक साइकिल 4 महीने में कंप्लीट होती है, यानी इन 1 ईयर, एक साल में कितनी टोटल ऑपरेटिंग साइकिल्स रन होंगी? तो एक साल में ऑफकोर्स अगर 4 महीने में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो एक साल में आपकी टोटल 3 साइकिल ऐसे रन होंगी। ठीक है, 3 साइकिल। तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है एक साल का? 900 लैक्स है, जो पूरे साल में खर्चा लग रहा है हमारा 900 लैक्स। तो अगर हमारा 3 साइकिल 3 बार के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 900 lakhs, which is operating expenses per annum divided by number of operating cycles in a year, जो कि 3 साइकिल रन होती है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज 300 lakhs। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 300 lakhs। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए सबके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है जो आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगी, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द टर्नओवर मेथड व्हाट इज एलिजिबल बैंक फाइनेंस। तो टर्नओवर के लिए देखिए हमें क्या दिया हुआ था, इसका एनुअल सेल्स दी थी 1200 lakhs की, और ये लिखा था जो इसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10%। तो टर्नओवर मेथड के लिए हमें टर्न ओवर की रिक्वायरमेंट है जो हमें दी हुई है। तो इसका प्रोजेक्टेड टर्नओवर क्या है कि 10% ग्रो होगा इसका सेल्स। सो 10% ग्रो होगा, यानी 1.1 टाइम्स इंटू 1200 lakhs। ये है प्रोजेक्टेड टर्नओवर विच इज इक्वल टू 1320 lakhs। अब टर्नओवर मेथड ये कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कंसीडर्ड 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया 25%, यानी 1/4 इंटू 1320 lakhs, विच विल गिव यू 330 lakhs। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आता है उसका इस मेथड में ये मान के चलते हैं कि 80% वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक्स एंड 20% वुड बी ब्रॉट इन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन और मार्जिन बाय द कस्टमर। सो बैंक मैक्सिमम कितना फाइनेंस करती है अंडर दिस मेथड? 80% ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो 80% ऑफ 330 lakhs वुड बी फाइनेंस्ड बाय banks, which will be 264 lakhs। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 264 lakhs। अगर पूछते कि बोरोवर का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा तो जो रिमेनिंग बचा आप माइनस भी कर सकते हो, 330 माइनस 264, या 20% ऑफ 330 lakhs भी निकाल सकते हो। ओके, सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, केस 3। Messrs Home Textiles Private Limited, a textile manufacturer, has approached ABC Bank for the working capital limit. The following data is provided. Current assets are 400 lakhs. Current liabilities other than bank borrowings are 100 lakhs. The bank is to assess the working capital finance as per the Tandon's Committee first and second method of lending. Answers the question 7 to 9 based on this case. Okay. तो इस टाइप की केस स्टडीज बहुत आती है, इसमें आपके एक तरीके से न्यूमेरिकल्स भी कवर हो रहे हैं और इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे चैप्टर वाइज, तो वो पूरे वीडियो को देखिएगा। ओके, सो इसमें क्या क्या दिया है हमें? करंट एसेट्स दिया और करंट लाइबिलिटीज दी है
अदर देन द बॉन्ड बोरिंग्स। बैंक बोरोइंग को हटा के जो लाइबिलिटीज है वो 100 lakhs की है। अब हमें वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है सिंपली। सो वर्किंग कैपिटल गैप कुछ नहीं होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज विच एक्सक्लूड्स द बैंक्स बोरोइंग। तो ऑलरेडी बैंक्स बोरोइंग हटा के ही हमें करंट लाइबिलिटी दी है, तो वो हम लोग कंप्लीट फिगर कंसीडर कर लेंगे। अगर इसमें बैंक बोरोइंग इंक्लूड होती, मेंशन होता है कितनी बैंक बोरोइंग है, तो उसको हम लोग डिडक्ट कर देते। सो 400 lakhs minus 100 lakhs will give you 300 lakhs, which is a working capital gap. So right answer is option A, 300 lakhs. बहुत इजी सा है, बट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अंडर द फर्स्ट मेथड व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चल रहे हैं। अभी हमने वर्किंग कैपिटल गैप निकाला था कि इस कंपनी का जो गैप है, वर्किंग कैपिटल गैप जिसको उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है 300 lakhs का है। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग ये कहता है कि जो भी गैप है इसका 25% जो होगा वो बोरोअर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा मार्जिन मनी, और जो 75% होगा वर्किंग कैपिटल गैप का, दैट वुड बी द मैक्सिमम बैंक फाइनेंस। तो डायरेक्टली हमें मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस निकालना है इसमें। तो मैक्सिमम बैंक कितना फाइनेंस करेगा, 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। सो 75% ऑफ 300 lakhs, which will give you 225 lakhs. So option B is the right answer. I hope आप लोग करते जा रहे हैं खुद से भी। नेक्स्ट है, अंडर सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। अब आप देखोगे कैसे डिफरेंस आता है। फर्स्ट मेथड में कितना बैंक फाइनेंस कर रहा है, 225 लाख। सेकेंड मेथड में देखिएगा कुछ कम आएगा अमाउंट। तो सेकेंड मेथड में फिर से हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप तो निकालेंगे ही, जो ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। 400 माइनस 100 lakhs यानी कि 300 lakhs का गैप है। सेकेंड मेथड ऑफ लेंडिंग ये कहता है कि पहले तो बोरोअर मार्जिन लाएगा विच वुड बी 25% ऑफ द करेंट असेट्स ऑफ द फर्म। जो टोटल करेंट असेट्स है उसको 25% मार्जिन बोरोअर लाएगा, फिर जो रिमेनिंग गैप है दैट वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक। सो मार्जिन कितना लाएगा, 25% यानी 1/4 ऑफ करेंट असेट, जो कि है 400 लाख, 400 lakhs के। सो 100 lakhs पहले बोरोअर लाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा दैट वुड बी फाइनेंस्ड बाय बैंक। सो गैप था 300 lakhs का, जिसमें 100 lakhs बोरोअर लेकर आ गया, तो यानी बैंक कितना फाइनेंस करेगा, 200 lakhs करेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो अभी आपने देखा, जस्ट इससे आप क्या कंपैरिजन किया, फर्स्ट मेथड में ज्यादा फाइनेंसिंग हो रही है बैंक की, ओके, अंडर फर्स्ट मेथड विच वाज 225 lakhs। सेकेंड मेथड में कम फाइनेंसिंग हुई विच इज 200 lakhs। तो इस तरीके से आप कंपेयर भी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A banker should avoid the concentration risk that is not expose the bank to a single or a group of borrowers or geography. This is based on which cardinal principles of lending? Liquidity, profitability, diversification of risk, safety. So कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग है, कुछ क्या 6 है, वो 6 वो आपको याद होने चाहिए। इस पे क्वेश्चंस कई बार आए हैं। 6 प्रिंसिपल्स है, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस जिसके लिए लोन दिया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो ये 6 क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वो प्रिंसिपल जो ये कहता है कि बैंक को अपना एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए टू अ सिंगल बोरोवर और टू अ सिंगल ज्योग्राफी और ए रीजन। दिस इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। जैसे बोलते भी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। उसी तरीके से बैंक्स को भी अपना रिस्क एक्सपोजर डाइवर्सिफाई करना होता है, क्योंकि किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, तो बैंक को काफी हैवी रिस्क होगा। वहीं ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग चीजें कहते हैं। जैसे लिक्विडिटी कहता है बैंक ने अगर लोन दिया तो बहुत लंबे समय के लिए वो लॉक इन नहीं होना चाहिए। एज पर द बैंक्स रीपेमेंट शेड्यूल बैंक को टाइमली रीपेमेंट मिल जाना चाहिए, जिससे वो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट उसका सही से चलता रहे। प्रॉफिटेबिलिटी कहता है कि बैंक को जो भी लोन देती है उसकी सही प्राइसिंग करनी चाहिए, उसका सही इंटरेस्ट मार्जिन वो अर्न कर पाए, बिकॉज उसको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना भी पड़ता है, एडवांसेस पे उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है। सो इंटरेस्ट मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो सफिशिएंट प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए।
डाइवर्सिफिकेशन हमने देखा, सेफ्टी, जो लोन अमाउंट बैंक दे रही है इट शुड बी सिक्योर्ड, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको कंप्लीटली मिल जाना चाहिए अलोंग विद द इंटरेस्ट इनकम। ओके, तो ये सब 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग है विच यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank's exposure limit to a single NBFC excluding gold loan companies will be restricted to dash of that bank's eligible capital base, while bank finance to group of connected NBFCs will be restricted to dash of their tier 1 capital. Options है 10% and 15%, 20% and 25%, 15 and 20%, 25 and 30%. तो इसका राइट आंसर है 20 एंड 25%। तो इसमें भी चाहे सिंगल काउंटर पार्टी हो या ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टी हो या सिंगल एनबीएफसी हो या ग्रुप ऑफ एनबीएफसी, किसी सिंगल पर्सन या सिंगल एनबीएफसी पे जो बैंक का टोटल एक्सपोजर है इट शुड बी लिमिटेड टू 20% ऑफ इट्स एलिजिबल कैपिटल बेस विच इज एक्चुअली टियर 1 कैपिटल। और ग्रुप ऑफ एनबीएफसी या ग्रुप ऑफ बोरोअर्स की तरफ बैंक का एक्सपोजर लिमिट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 25% ऑफ टियर 1 कैपिटल। एक्चुअली जो गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज होते हैं जैसे मन्नापुरम हो गई, मुथूट हो गई, जो कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट में लोन देती है, उसकी तरफ बैंक का मैक्सिमम एक्सपोजर होता है 7.5% ऑफ टियर 1 कैपिटल। ओके, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट करते हैं, वोलेटाइल होते हैं, अदरवाइज 20% है। ओके, और ये उनके लिए है जहां पे 50% या ज्यादा फाइनेंसिंग गोल्ड के अगेंस्ट कर रही है जो एनबीएफसी, ठीक है, तो उनके लिए एक्सपोजर लिमिट 7.5% ही होती है अगर इन टाइप के एनबीएफसी को बैंक लोन दे रही है। अदरवाइज एक्सक्लूडिंग दीज गोल्ड एनबीएफसी, किसी और एनबीएफसी को जो बैंक लोन देती है दे कैन टेक अ एक्सपोजर अप टू 20% ऑफ इट्स टियर 1 कैपिटल। एंड ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी की तरफ बैंक का मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है एज पर 25%। ओके, सो दीज आर बेस्ड ऑन आरबीआई's लार्ज एक्सपोजर नॉर्म्स जो कि फॉलो करने होते हैं बैंक्स को। नेक्स्ट केस है हम लोग पढ़ेंगे, मिस्टर अमित एंड मिस्टर राजू आर बिजनेस पार्टनर्स एंड आर द कस्टमर्स ऑफ एबीसी बैंक, मेंटेन्स मल्टीपल अकाउंट्स। Mr. Amit savings account have rupees 20,000 credit balance. Mr. Raju savings account have 50,000 credit balance. Term loan in the name of partnership firm AR Limited taken is 1,50,000 having showing debit balance. Mr. Amit demand loan account is 1 lakh showing debit balance. Firm AR Limited current account is being maintained having 10,000 as credit balance. तो ये मिस्टर अमित और राजू हैं जो कि पार्टनर्स हैं, उनका ये इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट भी है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पर लोन अकाउंट चल रहा है, मिस्टर अमित के खुद के नाम पर एक डिमांड लोन चल रहा है और फर्म का जो करेंट अकाउंट है उस पे इतना क्रेडिट बैलेंस है। तो ये सारा हमें डेटा दिया हुआ है। नाउ बेस्ड ऑन दिस डेटा यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस 12 to 14। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टनर्स डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन टेकन इन द नेम ऑफ फर्म, which account can be used by bank to exercise the right of set off। सो राइट टू सेट ऑफ में बैंक के पास ये राइट होती है कि वो डेबिट बैलेंस को एडजस्ट कर सकती है फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस, बट जो भी क्रेडिट बैलेंस है और जो डेबिट बैलेंस है वो सेम पर्सन के नाम पर होना चाहिए एंड शुड बी इन द सेम कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी ये जो अकाउंट था टर्म लोन अकाउंट था जिसमें 1,50,000 का डेबिट बैलेंस था, इसका रीपेमेंट अगर अमित राजू ने नहीं किया तो कौन से अकाउंट्स को बैंक यूज कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ राइट टू सेट ऑफ। सो है अमित सेविंग्स अकाउंट कैन बी यूज, राजू सेविंग्स अकाउंट, अमित डिमांड लोन अकाउंट कैन बी यूज, फर्म AR लिमिटेड करेंट अकाउंट कैन बी यूज। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी सी 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 4 ओनली। कौन से अकाउंट्स को यूज कर सकती है बैंक अगर जो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे लोन लिया था और वो डिफॉल्ट हो गया। सो फर्म के नाम पे अगर लोन डिफॉल्ट हुआ है तो जो पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट्स है वो भी यूज हो सकता है। ये आपको याद रखना है, अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पर लोन है सो जो पार्टनर्स का डिपॉजिट अकाउंट्स है इंडिविजुअल उसको भी बैंक यूज कर सकती है। तो अमित का सेविंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस उसको यूज कर सकती है, राजू के सेविंग अकाउंट में जो पैसा यूज कर सकती है। अब जो डिमांड लोन है एक तो उसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी लोन अकाउंट है तो वो डेबिट बैलेंस में, तो हम लोग को डेबिट बैलेंस को एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस से करना चाहिए। और जो फर्म का ऑलरेडी करेंट अकाउंट है ऑफकोर्स उसको यूज कर सकती है। सो करेक्ट आंसर है 1, 2 and 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
तो ये केस था कि लोन है फर्म के नाम पर और पार्टनर्स के जो डिपॉजिट अकाउंट है वो भी अटैच हो सकते हैं और जो फर्म का खुद का करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वो भी अटैच हो सकता है, मतलब उसको यूज किया जा सकता है फॉर दिस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अमित डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ हिज डिमांड लोन, विच अकाउंट कैन बी यूज्ड बाय बैंक टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ। अब जो मिस्टर अमित के खुद के नाम पर जो डिमांड लोन उसने ले रखा था उस पे डिफॉल्ट हो गया, तो बैंक कौन से अकाउंट्स यूज कर सकती है? अमित सेविंग्स अकाउंट, राजू सेविंग्स अकाउंट, फर्म एआर लिमिटेड करंट अकाउंट, फर्म एआर लिमिटेड डिमांड लोन अकाउंट। सो अब ये जो फर्म, वो तो फर्म का नाम पे अकाउंट था तो पार्टनर्स का डिपॉजिट अकाउंट यूज हो गया, बट किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने लोन ले रखा है अपने इंडिविजुअल नाम पे, तो उस केस में जो फर्म का अकाउंट है उसमें चाहे जो भी पैसा पड़ा हो उसको बैंक यूज नहीं कर सकती है फॉर द राइट टू सेट ऑफ। बट इसी का रिवर्स केस था जब अभी हमने देखा कि फर्म के नाम पे लोन अकाउंट है तो पार्टनर्स के डिपॉजिट अकाउंट को यूज किया जा सकता है, बट पार्टनर ने खुद के नाम पर कोई लोन ले रखा है तो फर्म के अकाउंट को यूज नहीं कर सकते, ना ही किसी दूसरे पार्टनर्स के अकाउंट को यूज कर सकते हैं। सिर्फ कौन सा अकाउंट यूज हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ अमित के जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है उसी को बैंक यूज कर सकती है टू एक्सरसाइज द राइट टू सेट ऑफ। बाकी ना तो दूसरे पार्टनर का अकाउंट छू सकती है, ना ही पार्टनर सिर्फ फर्म का अकाउंट में कोई पैसा है छू सकती है। और ऑफ कोर्स लोन अकाउंट तो यूज ही नहीं कर सकती है, चाहे फर्म के नाम पर हो चाहे किसी और पर्सन के नाम पर, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वन ओनली, सिर्फ अमित के अकाउंट को यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इफ डिमांड लोन इज इन द जॉइंट नेम ऑफ अमित एंड राजू देन विच अकाउंट्स कुड बी यूज्ड बाय द बैंक्स टू एक्सरसाइज द राइट टू सेट ऑफ। तो अगर जो डिमांड लोन था उन दोनों ने मिलकर एक ले लिया होता तो कौन से अकाउंट यूज हो सकते हैं? अमित सेविंग अकाउंट, राजू सेविंग अकाउंट, फर्म एआर लिमिटेड करंट अकाउंट, फर्म एआर लिमिटेड डिमांड लोन अकाउंट। अब देखिए जो डिमांड लोन अमित राजू ने लिया है, फर्म का अगेन इससे कोई मतलब नहीं होगा, फर्म के नाम पे लोन होता तो इनका डिपॉजिट अकाउंट यूज होता। अमित और राजू ने अपनी कैपेसिटी में जॉइंटली लोन ले लिया तो इन दोनों का जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है वो यूज होगा, बट जो अगेन फर्म का करंट अकाउंट है वो यूज नहीं हो सकता और लोन अकाउंट तो कोई भी नहीं यूज हो सकता। तो कौन कौन सा अकाउंट यूज हो सकते हैं? अमित का सेविंग अकाउंट और राजू का सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये केसेस सारे क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि राइट टू सेट ऑफ पे इस टाइप की केस स्टडी पूछी जा चुकी है पहले भी और फिर से रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। ऑप्शन ए, एजुकेशन लोन टू मिस्टर अमित ऑफ ₹23 lakhs, ऑप्शन बी, हाउसिंग लोन टू मिसेस कविता ऑफ ₹48 lakhs in Mumbai, option C, on lending by NBFCs for the term lending component under agriculture of ₹15 lakhs, option D, loan to Mr. Ram for the installation of solar panel on his roof of ₹8 lakhs। सो कौन सा लोन इसमें पीएसएल के अंदर में नहीं काउंट होता? अब आपको जो पीएसएल की गाइडलाइंस है वो कुछ चेंजेस आए थे इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो जो एजुकेशन लोन था उसमें लिमिट बढ़ गई थी, पहले 20 lakhs की थी जो कि बढ़कर अब इनहैंस होकर 25 lakhs कर दी है। तो अब बैंक्स जो एजुकेशन लोन अप टू 25 lakhs वुड बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो ये वाला तो क्वालिफाई होगा क्योंकि 23 lakhs का एजुकेशन लोन है। हाउसिंग लोन 48 lakhs का मुंबई में दे रखा है। अब हाउसिंग लोन रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है जो चेंजेस आए हैं, जिसमें अगर लोन उन सेंटर में दिया है जिसकी पॉपुलेशन 50 lakhs एंड अबव है तो वहां पे लोन लिमिट 50 lakhs हो गई है। तो अगर हाउसिंग लोन अप टू 50 lakhs है दे विल बी क्वालिफाइड अंडर पीएसएल। वहीं वो सेंटर जहां पे पॉपुलेशन 10 lakhs बट लेस देन 50 lakhs है तो वहां पे लोन लिमिट है 45 lakhs की। ये सब हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं। एंड दो सेंटर वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 10 lakhs, वहां पे लोन लिमिट है 35 lakhs की। सो ऑफ कोर्स मुंबई आपका मेट्रोपॉलिटन 50 lakhs एंड अबव वाले रीज सेंटर में आएगा, तो 50 लाख तक का हाउसिंग लोन पीएसएल के अंदर में एलिजिबल हो जाता है काउंट होने को। तो 48 lakhs का लोन दिया है मुंबई में तो अगेन ये भी एलिजिबल है टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर।
देन देयर इज एन ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसीज फॉर द टर्म लेंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर। तो अगर बैंक्स एनबीएफसी को लोन देती है और एनबीएफसी एग्रीकल्चर टर्म लोन देती है, देयर द लिमिट इज 10 लाख। तो 10 लाख तक का जो ऑन लेंडिंग एनबीएफसी करती है एग्रीकल्चर में, वो पीएसएल में काउंट होता है। और एमएससीज के लिए अगर वो ऑन लेंड करती है एनबीएफसी, तो उसमें लिमिट ज्यादा है, दैट इज 20 लाख पर बोरोवर। बट एग्रीकल्चर के लिए फर्दर लेंड करती है एनबीएफसी, बैंक का लोन दिया हुआ फर्दर लेंड कर रही है एनबीएफसी, तो एग्रीकल्चर में 10 लाख और एमएससीज में 20 लाख। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो यही आंसर हो गया। और लोन टू मिस्टर राम फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, तो अगर रेन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कुछ लोन दिया जा रहा है, वन हाउस होल्ड की लिमिट है अप टू 10 लाख, तो 8 लाख 10 लाख से तो कम ही है, तो अगेन ये भी एलिजिबल में आ जाएगा। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए, जो भी न्यू गाइडलाइंस है रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर, चेंजेस आए हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे, ओके, तो वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ भी है जो आप पढ़ सकते हो पीडीएफ से। अगेन बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट एन एक्सेस टू दिस पीडीएफ। सो एनबीएफसी ऑनलैंड करती है एग्रीकल्चर में 10 लाख पर बोरोवर इज द लिमिट, और अगर एमएससी को ऑनलैंड करती है तो 20 लाख तक के लोन पीएसएल में काउंट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर ए परचेज द ड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड मिस्टर ए। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप पे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑप्शन है क्रेडिटर एंड डेटर, ऑप्शन बी डेटर एंड क्रेडिटर, ऑप्शन सी बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, ऑप्शन डी ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। सो व्हेन देयर इज अ केस ऑफ परचेज ऑफ ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट परचेज कर दिया यानी कस्टमर ने पैसा दे दिया है, अब वो बैंक की लायबिलिटी है कि उसको ऑनर करना जब वो ड्राफ्ट प्रेजेंट करा जाएगा। तो क्योंकि पेमेंट होने के बाद ही बैंक ड्राफ्ट बनाती है, तो बैंक बिकम्स अ डेटर इन दिस केस, और जो कस्टमर है वो क्रेडिटर हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वहीं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेई बात करें, बेनिफिशियरी जिसको इसका अमाउंट मिलना है, सो पेई इस केस में बेनिफिशियरी बन जाता है, और जो बैंक है इस केस में एक्चुअली ट्रस्टी बन जाती है, जिसने एज अ ट्रस्टी उसके पैसे को होल्ड कर रखा है। व्हेन द ड्राफ्ट वुड बी प्रेजेंटेड इट वुड बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ पे, ओके। सो परचेजर के केस में रिलेशनशिप होता है डेटर एंड क्रेडिटर का, और पेई के केस में रिलेशनशिप होता है बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी, मतलब बैंक इज अ ट्रस्टी एंड द पेई इज अ बेनिफिशियरी। हियर बैंक इज अ डेटर एंड द कस्टमर इज अ क्रेडिटर इन द केस ऑफ परचेजर ऑफ अ ड्राफ्ट, ओके। Next question. Section 4 of PMLA stipulates the punishment for money laundering offense, which is a rigorous imprisonment for not less than dash but up to dash and fines as per the gravity of offense. Options are 1 year and 3 years, 3 years and 5 years, 3 years and 7 years, 5 years and 10 years. So money laundering offense के अंदर में जो punishment है that ranges from 3 years to 7 years. Option C is the right answer. और अगर बात करते हैं नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ड्रग अब्यूज, उससे रिलेटेड गिल्टी पाया गया, देयर द इम्प्रिजनमेंट कैन एक्सटेंडेड अप टू 10 years। और कौन सा सेक्शन है ये भी याद रखना, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ओके। नेक्स्ट इज आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट डुप्लीकेट ड्राफ्ट इज टू बी इशूड विद इन डैश फॉर द डिले बियॉन्ड दिस स्टिपुलेटेड पीरियड, banks have to pay the interest at the rate applicable for dash of the corresponding maturity to compensate the customer for such a delay. So duplicate draft पे एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से 7 days and saving banks deposit rate, 10 days and savings bank deposit rate, 14 days and fixed deposit rate, 30 days and fixed deposit rate. So अगर परचेजर ने सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दी है, उस ड्राफ्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, तो आरबीआई के रूल्स है कि बैंक को डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू कर देना होता है विद इन अ फोर्टनाइट यानी कि 14 डेज में कर देना है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर वंस द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड। अगर बैंक डिले करती है तो उसको कस्टमर को कंपनसेशन देना पड़ता है इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी। सो करेक्ट आंसर हो गया फोर्टनाइट विच इज 14 days एंड द अदरवाइज द कंपनसेशन टू बी पेड एट द रेट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में आता है अलग अलग ऑप्शंस के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन ए पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ऑप्शन बी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस,
ऑप्शन सी यूटिलिटी बिल लेस देन 2 मंथ ओल्ड, ऑप्शन डी वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड। तो इनमें से कौन सा एक ओबीडी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी वोटर आईडी कार्ड। तो आपको याद रखने देयर आर ओनली 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसमें एक तो प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार कार्ड हो गया, तो आधार नंबर विच इज इशूड बाय यूआईडीएआई, वोटर आईडी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखना है ड्राइविंग लाइसेंस ओबीडी में आएगा बट लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आएगा। पासपोर्ट आएगा, नरेगा कार्ड and the letter issued by National Population Register containing name and address. तो only these 6 are OBDs. कई बार होता है कि कस्टमर के पास कोई ओबीडी नहीं है जिसमें अपडेटेड एड्रेस नहीं है, तो उस केस में जो कस्टमर है वो पीपीओ जो कि गवर्नमेंट पीएसयूज के थ्रू इशू किया गया है वो दे सकते हैं, बट दीज आर ओनली वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो एक्चुअली दे डू नॉट कम अंडर ओबीडी, जैसे कि पीपीओ है या यूटिलिटी बिल है लेस देन 2 मंथ्स ओल्ड, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीड है, या लेटर ऑफ अकोमोडेशन विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर, तो वो सब यूज होते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव आईडी इन केस योर ओबीडी डजंट कंटेन द रीसेंट एड्रेस, बट दे हैव टू बी अगेन अपडेटेड विद इन 3 मंथ्स। तो वैसे सिर्फ ये 6 ही ओबीडीज के में आते हैं जो आपको याद होने चाहिए। और ये भी याद रखना है पैन कार्ड ओबीडी में नहीं आता है, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस डिटेल्स नहीं होते हैं, सो पैन कार्ड ऑल्सो डज नॉट फॉल अंडर ओबीडी कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of joint account of illiterate person with literate person, mode of operation shall not be dash. Options है either or survivor, literate person only, jointly by both, both A and B. So अगर illiterate person ने कोई अकाउंट खुलवाया है और वो चाहता है कि उस अकाउंट को ज्वाइंट करवा दे लिटरेट पर्सन के साथ, तो कौन कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं अलाउड है? तो ईदर और सर्वाइवर भी नहीं अलाउड है एंड लिटरेट पर्सन ओनली मोड ऑफ ऑपरेशन भी नहीं अलाउड है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ है एंड अबव। सो अगर इलिटरेट पर्सन ज्वाइन करवाना चाहता है सो उसको ऑथराइजेशन कम इंडेमिनिटी लेटर देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ इस लेटर का? एक तो वो ये ऑथराइजेशन दे रहा है बैंक को कि इस अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट करने का परमिशन दे रहा है कि भाई किया जा सके विद द लिटरेट पर्सन, और इंडेमनिटी लेटर भी दे रहा है कि अगर कोई लॉसेस होते हैं इट इज गोइंग टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस। तो ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर देता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली बाय बोथ ही मोड ऑफ ऑपरेशन अलाउड है, जिससे कि लिटरेट पर्सन खुद से ट्रांजेक्शन ना करे उसके अकाउंट में, वरना फ्रॉड होने के काफी हाई चांसेस होते हैं। इसीलिए ईदर अ सर्वाइवर या लिटरेट पर्सन ओनली मोड ऑफ ऑपरेशन अलाउ नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is incorrect in relation to restrictions for the accounts of non face to face customers with OTP based eKYC of Aadhaar? Option A, aggregate balance of all the deposit accounts of the customer shall not exceed rupees 1 lakh. Option B, aggregate of all the credits in a financial year in the deposit accounts taken together shall not exceed 2 lakhs. Option C, aggregate amount of term loan sanctioned shall not exceed 1 lakhs in a year. Option D, if OVD is not submitted or CDD procedure not completed within a year, deposit account will be closed and no disbursals will be made on the borrower account. So जो अकाउंट्स OTP बेस्ड eKYC के थ्रू खोले जाते हैं उन अकाउंट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपको सारी याद होनी चाहिए। सो टोटल बैलेंस सारे डिपॉजिट अकाउंट का मिला के इनका जो भी है 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट है। टोटल क्रेडिट 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। इनको सिर्फ टर्म लोन ही सैंक्शन किया जा सकता है और जिसका एग्रीगेट अमाउंट शेल नॉट एक्सीड 60,000 इन अ ईयर। सो 1 लाख नहीं होगा, 60,000। और 1 साल के अंदर में प्रॉपर ओबीडी सबमिट करनी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, अदरवाइज उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा और जो लोन्स है वो भी फर्दर डिसबर्स नहीं किए जाएंगे। सो ये भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। तो ये सारे ही रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगते हैं नॉन फेस टू फेस कस्टमर अकाउंट में वो आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं उनमें भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जो बैलेंस है 10 पॉइंट शैल नॉट एक्सीड 50,000, टोटल क्रेडिट 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल डेबिट से 1 महीने में 10,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो सब रिस्ट्रिक्शंस स्मॉल अकाउंट्स में है जो अगेन आपको याद होने चाहिए। ओके, सब डिटेल्स मैंने इसमें दे दी है जो आप ऑफकोर्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके PDF में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है
In case of unincorporated associations, a natural person holding at least dash of the property, capital or profit is considered a significant beneficial owner. Options है 10%, 15%, 20%, 25%. सो बेनिफिशियल ओनर्स का जो टेबल है एक्चुअली मैकमिलन बुक में वो अपडेटेड नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि कब पर्सन बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाता है इन केस ऑफ कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट और एओपीज. सो एओपीज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की बात करें, सो एनीवन हु इज होल्डिंग at least 15% in the property, capital or profits would be considered as a beneficial owner. Option B is the right answer. वैसे ही अगर कंपनीज का केस है जिसमें पहले 25% की लिमिट थी, वो कम हो गया 10%. तो किसी का अगर 10% होल्डिंग भी है कैपिटल, प्रॉफिट्स में या मेजर कंट्रोलिंग राइट्स है, ही वुड बी कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी. पार्टनरशिप में 15% था, वो रिड्यूस होकर 10% हो गया है. एओपीज में 15% है और ट्रस्ट में 10% है. तो अब याद रखना है सिर्फ आपको एओपी में जो लिमिट है वो 15% है, बाकी सब में रिड्यूस होके 10% हो गई है. ओके, नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ऑफ मोर देन डैश और इक्विवेलेंट वेयर ईदर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इज इन इंडिया इज रिपोर्टेड इन क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट. ऑप्शंस आर 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 25 lakhs. तो 4 रिपोर्ट्स होती हैं जो कि बैंक्स को प्रोवाइड करनी रहती है एफआईयू इंडिया को विद इन 15 days ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जो नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक में देनी रहती है. 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, नॉट द 15 days, मतलब वही 1 से 15 तारीख के बीच में अगले मंथ में देनी रहती है. तो क्रॉस बॉर्डर बाय ट्रांसफर रिपोर्ट जहां से इंडिया से या तो अब्रॉड में पैसा गया या अब्रॉड से इंडिया में पैसा आया, द अमाउंट इज 5 lakhs. ओके, देन इट हैज टू बी रिपोर्टेड इन दिस क्रॉस बॉर्डर बाय ट्रांसफर रिपोर्ट. इसी के साथ साथ आपकी और कुछ रिपोर्ट्स होती है जो यहाँ मैंने मेंशन करी है, जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, जिसमें 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर पैसा आ रहा है तो वो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में रिपोर्टिंग होती है. क्रॉस बॉर्डर बाय ट्रांसफर रिपोर्ट का देख लिया 5 lakhs है. अगर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिसीट्स मिल रही है मोर देन 10 lakhs, वो रिपोर्टिंग करनी रहती है. काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट में जितने भी काउंटरफिट करेंसी, जितने भी जाली नोट बैंक को मिले, वो सारी रिपोर्टिंग करने रहते हैं. साथ में एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी जाती है, जहां पर बैंक को कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन लगता है वो रिपोर्टिंग करनी रहती है विद इन 7 days ऑफ एस्टैब्लिशिंग सस्पिशन. इसमें कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है, इसमें इवन नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, अगर बैंक को लग रहा है कुछ लॉकर में कुछ गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, ओके, या कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कस्टमर बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा है या जो भी है, कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, सो वेदर इट इज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, ऑल आर रिपोर्टेड अंडर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स. तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जो एफआईयू इंडिया को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको रिपोर्ट करी जाती है, जो कि बैंक का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है वो रिपोर्ट करता है. ये आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड इज मैंडेटरी फॉर द कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैविंग एग्रीगेट फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर ऑफ डैट्स एंड अबव फ्रॉम एनी बैंक. ऑप्शंस आर 1 crore, 2 crores, 5 crores और 10 crores. सो एलईआई कोड होता है विच इज अ 20 digit अल्फा न्यूमेरिक कोड. इससे ये पता चलता है कौन सी कंपनीज है, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. तो जिन भी कंपनीज का एक्सपोजर 5 करोड़ एंड अबव का होता है उनको ये रजिस्ट्रेशन करना रहता है. ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट टू लिएन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड. फर्स्ट, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स. सेकेंड, मनी डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. थर्ड, आर्टिकल्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली इन बैंक प्रीमाइसेस. फोर्थ, इमेच्योर डेट्स. ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 only, all 1, 2, 3 and 4. सो कौन से केसेस में बैंक राइट टू लिएन नहीं एक्सरसाइज कर सकती? इन सभी केसेस में नहीं कर सकती. अगर कोई आइटम कस्टमर ने एज ए सेफ कस्टडी दिया है तो उसको वो रिटेन नहीं कर सकती इफ द डेट्स आर नॉट पेड. किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मनी को डिपॉजिट किया गया है, उसको यूज नहीं कर सकती. गलती से कोई आर्टिकल भूल गया, आप उस पर लिएन राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकती. जो डेट्स अभी मेच्योर हुए ही नहीं है, ओवर ड्यू डेट आई नहीं है, तो ऑफकोर्स उस पर नहीं कर सकती है. कोई भी स्टोलन गुड्स है उस पे नहीं कर सकती है. अगर बैंक्स के पास अदर राइट टू सेट ऑफ है, जैसे
तो उस पे नहीं कर सकते राइट टू लियन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल 1, 2, 3 एंड 4। Next is when foreign exchange is brought into India by a person, a declaration to the custom authorities in currency declaration form is to be made, except in which cases? Option A, if currency notes and traveler's check do not exceed $10,000 or equivalent. Option B, foreign currency notes do not exceed $5,000 or equivalent. Option C, both the above. Option D, none of the above. सो देखिए, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज इंडिया लाया जाता है तो कस्टम अथॉरिटीज को करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में देना रहता है डिक्लेरेशन की इतना इतना लाए हैं। ओके, बट एक लिमिट है, अगर उसके नीचे पैसा लाते हो तो नहीं देने की जरूरत है। सो करेक्ट आंसर है बोथ द अबव। याद रखना, अगर जो पैसा है वो करेंसी नोट्स और ट्रैवलर चेक मिला के लाया गया है, $10,000 तक है, तो नहीं देने की जरूरत है। और सिर्फ करेंसी नोट्स के फॉर्म में लाया गया है, इफ इट डज नॉट एक्सीड $5,000, तो सीडीएफ में देने की डिक्लेरेशन नहीं जरूरत है। इसके ऊपर का अगर लाया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज तो कस्टम अथॉरिटीज को डिक्लेरेशन देना होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट? फर्स्ट, permitted only as term deposits, RDs are not permitted. Second, tenure of deposit is minimum 1 year to maximum 10 years. Third, FCNR deposits may be in any of the currencies designated by RBI. Fourth, no penalty to be levied for the conversion of FCNR to NRE. Option A, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 4 only, all 1, 2, 3 and 4. सो FCNR विच आर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, इनकी करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। जो कस्टमर्स है इन अकाउंट्स को सिर्फ एज अ टर्म डिपॉजिट मेंटेन कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनका जो टेन्योर होता है, इट वेरीज फ्रॉम 1 ईयर टू मैक्सिमम 5 ईयर्स एंड नॉट 10 ईयर्स, तो ये इनकरेक्ट है। आरबीआई कुछ करेंसी डेजिग्नेट करते हैं, यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, इन सब में जो आरबीआई अनाउंस करती रहती है उन सभी में एफसीएनआर डिपॉजिट्स को मेंटेन किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। देन अगर कन्वर्जन होगा एफसीएनआर अकाउंट का एनआरई में या वाइसी वर्सा, तो उस पर पेनल्टी लेवी की जाती है, तो ये इनकरेक्ट है। बट अगर परमानेंटली सेटलमेंट हो रहा है, एनआरआई वापस इंडिया आ गया है और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है टू आरएफसी अकाउंट, तो फिर पेनल्टी नहीं लगती है। अगर ये आरएफसी अकाउंट लिखा होता तो नो पेनल्टी सही हो जाता, बट वो एनआरई में अगर कन्वर्ट कर रहा है एनआरई से एफसीएनआर, तो उसमें पेनल्टी लगेगी, या प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहा है तो पेनल्टी लगेगी। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए? सिर्फ फर्स्ट और 3 करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect regarding Foreign Contribution Regulation Act 2010? FCRA again important है बहुत। Option A, a person shall receive foreign contribution only in account designated as FCRA opened in New Delhi main branch of SBI. Option B, FCRA prohibits certain classes of person from receiving foreign contribution including political party and public servant. Option C, Ministry of External Affairs, Government of India has developed a software for the submission of online reports of the receipt of foreign contribution by bank. Option D, disclosures of foreign contribution receipts shall be placed on official website within 9 months of the closure of financial year. So इनमें से एक स्टेटमेंट है जो गलत है। तो देखिए, जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रहे हैं उनको एफसीआरए अकाउंट में ही जमा करना होता है, विच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द एसबीआई न्यू दिल्ली ब्रांच, ये सही है। अब कुछ लिस्ट है पर्सन्स की, जैसे कि जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई जज है, या कोई न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड एडिटर है, ओनर है, ठीक है, वो सब लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस उनको अलाउड नहीं होता है रिसीव करना, तो ये भी करेक्ट है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जहां पर बैंक्स को जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, तो ये इनकरेक्ट है। साथ में जिनको भी कंपनीज को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑडिटेड स्टेटमेंट्स सबमिट करने रहते हैं कि कितना उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, कितना उन्होंने यूटिलाइज किया है, एंड इट हैज टू बी सबमिटेड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ईयर, तो ये भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द endorsee must give a notice of
dishonor to endorser, but the endorser may waive this right in writing in the endorsement, is called dash. Options are conditional endorsement, facultative endorsement, restrictive endorsement, endorsement in full. तो वैसे देखिए, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसका नोटिस इंडोर्सी इंडोर्सर को देता है, बट अगर ये इंडोर्सर ये हटा दे कि आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है, तो इस टाइप के इंडोर्समेंट को फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट कहते हैं। बट स्टिल जो इंडोर्सर होता है वो अगेन लाइबल स्टिल है, लाइबल है कि डिसऑनर हुआ है तो उसको सही करना है। कंडीशनल इंडोर्समेंट में ये होता है कि जो इंडोर्सी होता है उसको कब पेमेंट मिलता है कि ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ए सर्टेन कंडीशन, कि अगर माइनर है वो मेजर हो जाएगा तो फिर पैसा मिलेगा, या फिर उसमें सैंस रिकोर्स का कोर्स हो सकता है, मतलब विदाउट रिकोर्स की अगर डिफॉल्ट होता भी है तो उसकी लाइबिलिटी इंडोर्सर की खत्म हो जाती है। तो अगर कोई कंडीशन अटैच हो गई तो कंडीशनल इंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव में फर्दर निगोशिएशन नहीं हो सकता है उस चेक का, मतलब अगर उसने पीछे इंडोर्समेंट कर दिया है पे टू मिस्टर ए ओनली, तो अब इसका पैसा सिर्फ मिस्टर ए को मिलेगा, मिस्टर ए इसको फर्दर इंडोर्स किसी और पार्टी को नहीं कर सकता। इंडोर्समेंट इन फुल में वो नाम लिख देगा मिस्टर ए की, मतलब इसका पैसा जो है मिस्टर ए को मिले, बट मिस्टर ए के पास स्टिल राइट है कि इसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है मिस्टर बी को। वैसे इंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है जहां पे इंडोर्सर चेक के पीछे अपना सिर्फ साइन कर देता है, बट कौन इंडोर्सी है उसका नाम नहीं लिखता, तो बट इट एक्ट एज अ बियरर चेक ओनली, तो कोई भी इसका पेमेंट ले सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग लॉकर। लॉकर ऑपरेशंस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है, if locker remains inoperative for 5 years and the locker hirer cannot be located, bank shall be at the liberty to discharge the contents. Second, bank shall be liable to pay 10 times the prevailing safe deposit locker monthly rent in case the loss of locker content caused by theft. Third, claims in respect of deceased locker hirer should be settled within maximum 15 days from the date of receipt of claim. Fourth, bank shall have the discretion to break open the locker if the rent has not been paid for 3 years in a row after due notice and giving adequate time. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 3 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4। तो देखिए, लॉकर अगर 5 इयर्स नहीं है, अगर 7 सालों तक इनऑपरेटिव रहता है, भले ही रेंट आ रहा हो और कौन हायरर है उसको लोकेट नहीं हो पा रहा है, लेटर्स नहीं पहुंच पा रहे, पता भी नहीं चल पा रहा क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा है, तो भले ही रेंट आ रहा हो बट इट रिमेन्स इन ऑपरेटिव फॉर 7 इयर्स, तो बैंक के पास राइट होता है कि उसके लॉकर को ब्रेक ओपन कर दे और जो उसके कंटेंट है उसको लीगल हायर या नॉमिनी को ट्रांसफर कर दे। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड है, अगर कोई भी लॉकर का कंटेंट लॉस होता है ड्यू टू थेफ्ट और ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ बैंक्स, तो उसमें बैंक्स को 100 टाइम्स ऑफ एनुअल लॉकर रेंट जो है वो पे करना पड़ता है एज अ कंपनसेशन टू द कस्टमर, नॉट द 10 टाइम्स ऑफ मंथली रेंट बट द 100 टाइम्स ऑफ एनुअल लॉकर रेंट। सो ये भी इनकरेक्ट है। फिर डिसीज्ड लॉकर हायरर का केस होता है तो उसका सेटलमेंट मैक्सिमम 15 डेज में हो जाना चाहिए, ये करेक्ट है। साथ में अगर रेंट कंटिन्यूसली 3 सालों तक नहीं आता है, 3 इयर्स, तो अगेन बैंक के पास राइट है टू ब्रेक ओपन द लॉकर आफ्टर गिविंग द नोटिस टू द हायरर। तो ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ 3 और 4 करेक्ट है, 1 और 2 इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो गया 3 and 4 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुए। ये सारे लॉकर के रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स। ऑप्शन ए, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट अप टू मैक्सिमम बैलेंस ऑफ ₹2 lakhs पर कस्टमर। ऑप्शन बी, इशुएंस ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड। ऑप्शन सी, इशू ऑफ लोन्स। ऑप्शन डी, नीड टू हैव एटलीस्ट 25% ऑफ फिजिकल एक्सेस पॉइंट इंक्लूडिंग बीसीज इन रूरल सेंटर्स। तो एक स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। तो पेमेंट बैंक्स है वो पहले जो डिपॉजिट ले सकती थी किसी कस्टमर का 1 लाख था, फिर बढ़ा के 2 lakhs कर दिया था, तो ये करेक्ट है। वो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड इशू कर सकती है, बट पेमेंट बैंक्स किसी भी तरीके का लोन्स नहीं इशू कर सकती है, साथ में किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड्स भी इशू नहीं कर सकती। साथ में 25% उनके ब्रांचेस या बीसी सेंटर्स रूरल एरियाज में होने चाहिए, क्योंकि पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वो डिफरेंशिएटेड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही उनको लाइसेंस दिया गया था, इसीलिए ये कंडीशन है, तो ये भी ट्रू है। ओके,
Next है Ministry of Rural Development provides one-time grant of dash to the lead bank in every district to set up one RCT, which is Rural Self-Employment Training Institute. Options are 50 lakhs, 10 lakhs, 75 lakhs और 1 crore. So correct answer है ऑप्शन डी 1 crore. So RCTs है, ये इनिशिएटिव किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का था, जिससे कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो सके, जिससे रूरल यूथ को प्रॉपर स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग मिल सके, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सके, और उसके लिए वन टाइम ग्रांट 1 crore का मिलता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. ओके. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमिटीज. Option A, at all the branches, customer service committee should be in place as a formal channel of communication between customer and bank. Option B, these should include at least a senior citizen. Option C, it should meet at least once in a month to study the complaints reported by customer. Option D, branch level committee should submit monthly reports giving inputs to the standing committee on the customer service and provide relevant feedback for the necessary policy action. अब एक स्टेटमेंट गलत है इनमें से रिलेटेड टू ब्रांच सर्विस कस्टमर सर्विस कमेटी. तो ये सही है कि कस्टमर हर ब्रांचेस में कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए, जिससे कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स है, सजेशन है, वो पूरा प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके बिटवीन कस्टमर एंड बैंक. साथ में इसमें एक सीनियर सिटीजन इंक्लूड होना चाहिए कि उनके अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके अपने सजेशन है वो इनकलकेट कर सके बैंक. साथ में है इट शुड मीट एटलीस्ट वन इन अ मंथ. तो अगेन ये करेक्ट है कि हर महीना एक बार मिलना चाहिए, जिससे कंप्लेंट्स क्या है, सजेशंस क्या है, वो सब देख सके. साथ में है कि इट शुड सबमिट मंथली रिपोर्ट्स, ये गलत है. इनको स्टैंडिंग कमिटी जो बनती है उनको क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट भेजने होते हैं. ओके. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इस टाइप का क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत ही अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई करी हो. ओके. नेक्स्ट है RBI has advised to resolve the customer complaints regarding wrongful debit on the account of ATM transactions within dash working days of receipt of customer complaint. In case of delay, the card issuing bank must compensate the customer dash per day of delay. Options है 3 + 3 and 500 rupees, T + 5 day 100 rupees, T + 1 day 500. Option D, T + 2 days 1000 rupees. सो आरबीआई के रूल्स है कि अगर रॉन्गफुल डेबिट हुआ है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए विद इन T + 5 वर्किंग डेज, और अदरवाइज पर ₹100 पर डे एज अ कंपनसेशन देना होता है कस्टमर को. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मार्जिन एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ KCC लोन. ऑप्शन ए, नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन अप टू 2 lakhs. Option B, loan up to 3 lakhs with tie-up for recovery given against hypothecation of crops only. Option C, collateral security is asked by the banks for limit above 1.6 lakhs under non-tie-up arrangement. Option D, collateral security is asked by the banks for the limit above 3 lakhs with the tie-up arrangement. So, कौन सा statement incorrect है regarding margin and security in case of KCC loan? Option A is incorrect because no margin is required for the loans up to 1.6 lakhs and not for 2 lakhs. अगर टाई अप अरेंजमेंट में है फार्मर्स के साथ ऑलरेडी, तो अगेन कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगेगी और सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर बैंक हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करेगी और 3 लाख तक का लोन दे देगी. अदरवाइज बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी लेती है. नेक्स्ट है, अंडर को लेंडिंग मॉडल NBFC शैल बी रिक्वायर्ड टू रिटेन अ मिनिमम ऑफ डैश शेयर ऑफ द इंडिविजुअल लोन्स ऑन देयर बुक्स. ऑप्शंस आर 10%, 20%, 25%, 50%. सो को लेंडिंग मॉडल आरबीआई लेकर आई थी, जिसमें बैंक्स और एनबीएफसीज मिलकर लोन्स दे सके टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स, क्योंकि बैंक्स के पास क्या होता है, लेवरेज होता है ऑफ लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, क्योंकि सेविंग बैंक करेंट अकाउंट से उनको काफी कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है, और एनबीएफसीज की वाइडर रीच होती है, जोग्राफिकल रीच होती है इन द रूरल एरियाज एंड ऑल. तो इन दोनों ही लोग अपने अपने एडवांटेजेस का यूज करके को लेंड कर सके. बट इसमें ये रूल है कि जो भी को लेंडिंग हो रही है उसका एटलीस्ट 20% एक्सपोजर या रिस्क एनबीएफसीज को अपने बुक्स में लेना होता है. इसका मतलब कि मैक्सिमम बैंक्स 80% एक्सपोजर ले सकती है, क्योंकि मिनिमम एनबीएफसीज को 20% लेना ही होता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2025 it has been decided to increase the ceilings of guarantee coverage.
फ्रॉम डैश टू डैश अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 फॉर द बैंक्स। तो अगेन ये न्यू चेंजेस हैं। ऑप्शन है 2 करोड़ टू 5 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़, 5 करोड़ टू 10 करोड़, 5 करोड़ टू 8 करोड़। सो एक्चुअली क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर में वो लोन्स कवर होते हैं जो कोलेटरल फ्री मैनर में बैंक्स ने दिए हैं। मतलब एमएससी से किसी भी तरीके का अगर कोलेटरल नहीं दिया है तो उस टाइप के लोन्स क्या है बैंक्स कवर कर सकती है अंदर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, जहां पर एनुअल गारंटी फी पे करनी पड़ती है। और अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उसका कुछ परसेंटेज विद डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ बोरोवर 75 to 90% बैंक्स को कवर हो जाता है, तो उनको उतना पैसा मिल जाता है। तो इसमें जो लिमिट थी कि पहले 2 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन्स सीजीएफ में कवर होते थे, बाद में इसको इनहांस करके 5 करोड़ किया गया। फर्दर 2025 में इसको इनहांस करके 10 करोड़ कर दिया है। तो अब 10 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन्स जो बैंक्स एमएससीज को देती है उसको क्रेडिट गारंटी में कवर कर सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग पीएम स्वनिधि 2.0? Option A, working capital loans up to 50,000 to street vendors. Option B, provides UPI linked RuPay credit cards for the vendor who have repaid the second loan, ensuring quick access to credit. Option C, interest subsidy of 5% per annum for timely repayment of loans. Option D, street vendors can avail cashback incentives or making digital retail and wholesale transactions. स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जहाँ पे फर्स्ट ट्रांच होता है 10,000 का, सेकंड 20,000 का, 50,000 का, थर्ड ट्रांच। इसको इनहांस करके फर्स्ट ट्रांच को 15,000 कर दिया है, सेकंड ट्रांच को 25,000 और थर्ड ट्रांच को 50,000 ही रखा गया है। मतलब जो इसके अंदर में मैक्सिमम लोन दिया जाता है दैट इज अप टू 50,000। साथ में यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है कि जिससे जल्दी से टाइमली रीपेमेंट कर सके लोन का। साथ में टाइमली रीपेमेंट पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है विच इज 7% पर एनम, और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बूस्ट करने के लिए कैशबैक इंसेंटिव्स भी मिलता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम की है। ओके, ये भी याद रखिएगा मैक्सिमम लोन 50,000 तक का है विच इज गिवन अंडर थर्ड ट्रांच। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग नेटवर्क टोपोलॉजी? Option A, bus topology. If one workstation on the LAN fails, it will not affect the rest of the network. Option B, star topology. If one node fails, it will affect the entire network. Option C, ring topology. The breakdown of any one station on the ring can disable the entire LAN. Option D, tree topology. If a parent node in a hierarchy fails, its child nodes are also cut off from the network, but this does not affect the other nodes in other branches that are not connected to failed parent. तो इनमें से टोपोलॉजी बेस्ड हमेशा एक नया क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मास्टर नोड होता है सेंट्रल नोड और इससे बाकी नोड्स कनेक्टेड होते हैं। तो अगर सेंट्रल नोड डिसरप्ट हुआ तब तो सारे फेल हो जाएंगे, बट कोई भी एक नोड फेल होता है तो इससे बाकी नोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो रिंग टोपोलॉजी में अगर एक फेल होगा तो ऑफकोर्स बाकी भी फेल हो जाएंगे, तो इसलिए ये करेक्ट है। एक फेल होगा तो हो जाएंगे, बट स्टार में एक नोड फेल होगा तो नहीं होगा। अगर सेंट्रल नोड फेल होगा तो ऑफकोर्स बाकी फेल होंगे। बस टोपोलॉजी में इस तरीके से सिंगल लाइन है, इस पे करेक्टेड है अलग अलग, तो ये एक फेल होगा तो अगेन बाकियों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, और ट्री टोपोलॉजी में पेरेंट नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड्स होते हैं, तो अगर पेरेंट नोड डिस्कनेक्ट हुआ, उस पर फेलियर हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी चाइल्ड नोड्स है वो तो डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, बट जो अदर ब्रांचेस में है लोकेटेड तो उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इमीडिएट पेमेंट सर्विस? ऑप्शन ए, IMPS allows electronic fund transfers to mobile phones using MMID number, a 5-digit code. Option B, the facility is provided by NPCI. Option C, it allows for instant money transfer between bank accounts through multiple platforms. Option D, the per transaction limit is ₹5 lakhs for most channels. So एक बार आपका IMPS का इवन फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, इट स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और MMID का फुल फॉर्म भी आ चुका है एग्जाम में विच इज मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IMPS के थ्रू आप MMID कोड के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बट दिस इज अ 7-digit कोड एंड नॉट अ 5-digit कोड।
एनपीसीआई के अंडर में आता है यूपीआई, आईएमपीएस विच इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप इसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। आईएमपीएस का यूजेज आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हो, एटीएम के थ्रू भी यूज कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स में इसका जो लिमिट है पर ट्रांजेक्शन लिमिट दैट इज 5 lakhs। ओके, नेक्स्ट इज whistleblower policy for the public sector banks and RBI is under the purview of dash. Option A Central Information Commission, option B Central Vigilance Commission, option C Central Technology Commission, option D State Vigilance Commission. So whistleblower policy किसके अंडर में आती है? ऑप्शन बी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर में आती है। ओके, साथ में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2011 का, वो इसलिए लाया गया जिसने भी कहा है कि कुछ करप्शन हो रहा है, पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व है करप्शन में, ओके, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी हो सके और जो कंप्लाइनेंट है उसकी आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट रह सके। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन है एथिक्स रिफर्स टू गाइडलाइन फॉर द कंडक्ट दैट एड्रेस द क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी। Option B, value refers to principles and ideals which help in making judgment of what is more important. Option C, objective of ethics is managing values and conflict resolution. Option D, business ethics and corporate social responsibilities are same. So एक स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है which is option D. एथिक्स क्या होता है? ये मोरालिटी के बारे में बात करता है, what is right and what is wrong. So these are the guidelines for conduct. वैल्यूज क्या बताता है? वो प्रिंसिपल्स होता है जो हमें बताता है कि हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ओके, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो बिजनेस वैल्यूज बताता है। बट बिजनेस एथिक्स और सीएसआर सेम नहीं होता। सीएसआर बताता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक कंपनी की, ओके, और इसीलिए आपका ये भी होता है कि कुछ इनका 2% ऑफ देयर एवरेज टर्नओवर जो लास्ट 3 years का रहा हो नेट प्रॉफिट, वो उनको देना भी रहता है टुवर्ड्स दी सीएसआर एक्टिविटीज, इन्वेस्ट भी करना होता है। सो एथिक्स और सीएसआर सेम नहीं होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा सेशन ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो, आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां पर आपको इन पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, so see you in the next session. Thank you.